तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, स्टूडेंट महा तांडव सीरीज में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आज सामाजिक विज्ञान का क्लास दूसरा में लेकर चला आया हूं। ठीक है स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान का अगर क्लास फर्स्ट महातांडव का सीरीज नहीं देखें स्टूडेंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहां से उसको देख लीजिए, क्योंकि एक भी क्लास आपको महातांडव सीरीज छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े उसके लिए मैं महातांडव सीरीज चालू किया हूँ, जो कि एक महीने में, मात्र एक महीने में पढ़ के वो बंदा आपका 90+ मार्क्स ला सकता है। लेकिन कब ला सकता है? क्योंकि 90+ भाई आसान थोड़ी है लाना, लेकिन हाँ कब वो ला सकता है कि जब जितना महातांडव सीरीज में कराऊंगा अगर उसके सभी क्वेश्चंस उसको याद रहेंगे तो 100% इसको अचीव कर लेगा वो। ठीक है, तो आप एक भी वीडियोस आपको छोड़ना नहीं है, सारे वीडियोस को आपको देखना है। और उस वीडियोस देखने से मतलब नहीं है उसके सारे क्वेश्चंस को रिविजन्स करने, अभी से याद करना चालू कर दिया, अब समय नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए, तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं महातांडव सीरीज सामाजिक विज्ञान क्लास सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। आप बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धाकड़ और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। आप तुरंत इसका आंसर आप लोगों को बताना है, वो भी करेक्ट एकदम। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए कि जब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट? गहन खेती है, कि वनोन्मूलन है, कि अधिक सिंचाई, कि अति पशुचारण है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट। सबका आंसर सही आना चाहिए। तब इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग मिलाइए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। और सबका आंसर सेम रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि। ठीक है, चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो है। एक भी लड़कों का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश था? जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था, इंग्लैंड था? यह किसी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का तुरंत आंसर दीजिए। ठीक, कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का कि सर दूसरे का क्या होगा सही। ठीक है, इसी तरह का सभी का कमेंट आना चाहिए। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो है भाई क्या? अपना फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सही आंसर। सबका सही आंसर रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? हमारे भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है स्टूडेंट? उत्तराखंड में है, कि तमिलनाडु में है, कि हिमाचल प्रदेश में, कि राजस्थान में? चलिए बताइए कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। सबका आंसर सही आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर अब बताने जा रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। तो मैं बता दूं कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? चलिए आप ही बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्षेत्रक है जो सबसे अधिक रोजगार देता है? सबसे अधिक रोजगार देता है। द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, कि तृतीय क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। चलिए इसका सही आंसर सब लोग बताइए। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सारे प्रश्न को लिख के याद कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर पांचवा स्टूडेंट कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पे, चिनाब नदी पे, सतलुज नदी पे, कि कृष्णा? एक भी लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। इस सारे क्वेश्चंस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एक भी गलत हो गया तो फिर समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, सबका आंसर एक ही आना चाहिए, चिनाब। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि भाई हम लोग को याद है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पे सलाल बांध है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है भैया किसी कीमत पे इसको रट्टा मार लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। लर्न एकदम कर देना आपको बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? या तो प्रश्न करेगा कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को किसी कीमत पे आपको चाहे कुछ भी हो जाए, रात को दिन को जो भी जिस टाइम आपको समय मिलता है याद करना ही है तो करना ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को उत्तर देख लेते हैं इसका। तो जर्मन के एकीकरण में
ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था? ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था प्रशा के राजा विलियम प्रथम। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किसको? तब विलियम प्रथम को, एक यहाँ के राजा थे प्रशा के, तब प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि अभी तुरंत याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, एक दो बार में पढ़ लिया, आप भी सुन रहे हैं, तुरंत याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आसानी से आपने क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि समवर्ती सूची क्या है। देखिए ये सारे प्रश्नों को आपको, देखिए ऐसे प्रश्न है कि विगत वर्षों से पूछे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सालों से लगातार कंटिन्यूटी, इसको इनको कोई रोक नहीं सकता आप लोगों, समझ रहे हैं। समवर्ती सूची क्या है, या तो इस प्रश्न को घुमा के अधिक से पूछ सकता, कठिन करेगा तो इस प्रकार पूछेगा कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो यह दोनों प्रश्न आ सकते हैं, या तो समवर्ती सूची क्या है दे देगा, या तो समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए, दोनों में से कोई दे देगा। तो देखिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, ठीक है स्टूडेंट, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल है। देखिए एक बार पढ़ के आपको समझाता हूँ। कह रहा कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख किया जाता है। कह रहा समवर्ती सूची क्या है, देखिए कह रहा कि विषयों की वह सूची जिस पर हम क्या करते हैं, कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होने लगता है तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून ही मान्य होता है, ठीक है। तब दोनों सरकार में टकराव होता है तो जो केंद्र सरकार निश्चित निर्णय ले लेगी उसी को मान्य होता है स्टूडेंट, ठीक है। कह रहा है कि इस सूची में शिक्षा आ जाता है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विशेष शामिल है। छोटा सा दिखाई दे रहा है, शामिल है लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा को क्लियर हो गया होगा, अभी याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया। ये देखिए ये होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ पूछा जाता है, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, याद ही नहीं रहता। तो यह प्रश्न वैसा ही है, समझ लीजिए, एग्जाम में आपको डाल देगा, फिर नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको 2 नंबर कट जाता है। कह रहा है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम, देखिए ये भैया एकदम फिक्स रहता है, देगा आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए पूछता है, तो भाई एक श्रीलंका याद कर लेंगे हम लोग, एक नेपाल याद कर लेंगे, बात खत्म। 3 प्रश्नों को सबको याद होना चाहिए कि भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन है, श्रीलंका, नेपाल, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट IMP प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ, और सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए अगर 90 नंबर लाना चाहते हैं, 90+ आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, बहुत पहाड़ काम थोड़ी है, देखिए याद करेंगे, आएगा क्यों नहीं। इसके अंतर्गत देखिए इसका आंसर बता रहा हूँ, इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, इसके अंतर्गत जो क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। किसका? बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये क्रियाएं किस में? प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में क्या करती हैं? उनके विकास में मदद करती हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, परिवहन सेवाएं आदि सेवाएं प्रमुख हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर चौथा कि तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं लिखा हूँ, अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम बताइए, समझ रहे हैं, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने आ गया है, इसको उड़ाते हैं। तो काली मृदा का रंग काला होता है, जाहिर सी बात है कि काली मृदा का रंग काला ही होगा। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है, किसे? इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यह
लावाजनक शैलों से बनती है। ये किससे बनती है? तो लावाजनक शैलों से बनती है। यह मृदा कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। ठीक है, काली मृदा किसके लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त अधिक समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसे? काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना पॉइंट जो मैं गोला गोला खींचा हूँ ये सब मेन पॉइंट है इसके। यही तो आप लोगों को क्लू याद करना है, समझ रहे हैं? इतना याद करेंगे तो अपने से भी लिख देंगे तो नंबर फुल मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होता हुआ है। अब थोड़ा कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि ये देखिए प्रश्न आपको किसी कीमत पे ही तैयार करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आतांडो सीरीज चला रहा हूँ, समझिए वो क्वेश्चन तगड़े रहेंगे, समझ रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन, इसको याद कीजिए। दो तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। पहला तरीका कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। या तो इस क्वेश्चन को देगा कि जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, तो दोनों तरीके से दे सकता है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आराम से इसको नोट कीजिए, आराम से। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। ठीक है स्टूडेंट, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया? दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया स्टूडेंट। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई स्टूडेंट। जनवरी 1871 में वर्साय में हुई एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। इस तरह 1871 में जर्मन का एकीकरण हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा लघु उत्तरीय। तो देखिए जिस प्रकार इस क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ, धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ, उसी प्रकार इन सारे क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है। आइए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, या तो जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ, पूरा विवरण के साथ में बता दी हूँ आप लोगों को। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है इस प्रश्न को देखिए, जो भी बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, बात है साफ। ठीक है, देखिए नोट कीजिए इसको। तो कह रहा है कि जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से पूछ लेगा आपसे कि जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए उत्तर में पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि जैव विविधता का अर्थ। ठीक है, और जैव विविधता का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग पहले बढ़िया से गहन अध्ययन करते हैं। चलिए, जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। ये आपका जैव विविधता का अर्थ में आपको लिखना है। फिर तुरंत हेडिंग दूसरी डालनी है आपको, मानव जीवन के महत्व। दूसरी हेडिंग है मानव जीवन के महत्व। इसमें आपको लिखना है कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है।
मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोग प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर था दूसरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ नीचे कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। या तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में यह प्रश्न सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न होता है कि मृदा अपरदन क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भैया किसी कीमत पे तैयार करके आपको जाना है। चलिए अब इसका उत्तर देखेंगे हम लोग कि उत्तर कैसे लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। 7 नंबर का दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है भाई, तो लिखना तो पड़ेगा ना 7 नंबर के लिए। चलिए नोट कीजिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। स्टूडेंट, मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आम तौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा के बनने और अपरदन की जो क्रियाएं आम तौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं में मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। क्या होने लगता है, तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित उत्तरदायी हैं। कौन कौन, तो पहला आपका भौतिक कारण। हेडिंग आपको पहला डालना भौतिक कारण, इसमें लिखना है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से भौतिक कारण निम्नलिखित हैं, तब पहला लिखिए कि ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है। कह रहा है कि ढाल वाली भूमि पर जो अपरदन होती है वो समतल भूमि की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पहला भौतिक कारण हो गया। और दूसरा कि तीव्र और मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाती है। स्टूडेंट, ये तो दूसरा भौतिक। और तीसरा भौतिक कारण क्या है कि पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़कर ले जाती हैं। शुष्क मरुस्थल, उसी में आपको नीचे लिखना है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। तो ये तो भौतिक कारण के थे। ठीक है, दूसरा आपका मानवीय कारण। अब मानवीय कारण क्या है स्टूडेंट, इसे देखेंगे। अब मानवीय कारण देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब कौन कौन मानवीय कारक है उसको देखेंगे। तब पहला मानवीय कारक जो है वो है कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है। स्टूडेंट, ये तो पहला आपका मानवीय कारक हो गया। दूसरा क्या है मानवीय कारक, आपका नोट कीजिए कि वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं मृदा की रक्षा करती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है, क्योंकि पानी व पवनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका दूसरा मानवीय कारक है। और तीसरा स्टूडेंट यह है कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। स्टूडेंट, ठीक है। और चौथा आपका मानवीय कारक है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। और पांचवा यह है कि मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी, बजरी, संगमरमर
बदरपुर आदि प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिणम कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चंस कंप्लीट होता हुआ दीर्घ उत्तरीय कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। अब मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, जो कि एक्सप्लेन तरीके से आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।